की कक्षा में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा अष्टमी से मणि का पाठ 4 संधि। संधि में हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। चूंकि हमने पिछले वीडियोस में व्यंजन संधि और स्वर संधि को समझा है, इसलिए हम अब तीसरे वीडियो में पढ़ेंगे विसर्ग संधि। ये देखते हैं विसर्ग संधि किसे कहते हैं। कहता है विसर्ग से परे स्वर अच या व्यंजन आने पर विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे रामः धन अगच्छत, रामो अगच्छत, यहाँ पर अवग्रह हो गया है और विसर्ग को ओ हो गया है। यहाँ विशेष रूप से एक नियम बताया है। विसर्ग को संस्कृत में विसर्जनीय भी कहते हैं। इन्हें हल्का या आधा ह समझना चाहिए। इसका उच्चारण आधे ह के समान होता है। चलिए पहला नियम देखते हैं। विसर्ग को स, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण में से कोई विसर्ग के बाद आए तो विसर्ग को स हो जाता है। बहुत ही सरल नियम है। नमः धन ते, यहाँ विसर्ग है और यहाँ त आया है, वर्ग का पहला अक्षर, तो नमस्ते सकार हो गया। इसको नमस्ते हम लोग नमस्ते बोलते हैं ना, तो इसमें यही उदाहरण है विसर्ग संधि का। नमः धन करोति, यहाँ पर क है प्रथम वर्ण, इसलिए यहाँ पर स हो गया, नमस्करोति। मनः धन तस्य मनस्तस्य, इतः धन ततः इतस्ततः। ठीक है, ये बहुत सरल नियम है। दूसरा नियम पढ़ते हैं। विकल्प से स श स, यदि विसर्ग के बाद श श स में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग के स्थान पर क्रम से श श और स विकल्प से हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मतलब विकल्प से है तो करना भी चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण दिया है रामः धन सेते, तो यहाँ तालव्य स है, अतः राम सेते, और नहीं कर रहे हैं तो रामः सेते। देवः सेते, देवः सेते, देवः सेते। अग्निः षष्ठः, अग्निषष्ठः, अग्निः षष्ठः। तो ये विकल्प से है, नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे तो भी चलता है। अब इसके बाद का हम नियम पढ़ते हैं। तीसरा नियम, तीसरे का क है, कहता है विसर्ग को नित्य उ, गुण संधि के नियम के अनुसार उ को ओ हो जाता है, मतलब विसर्ग को ओ होता है। यदि विसर्ग ह्रस्व आकार के बाद आया हो और विसर्ग के बाद भी अ हो तो विसर्ग को र और र को उ हो जाता है। फिर गुण संधि के नियम से उ को ओ हो जाता है। देखिए देवः धन अगच्छत, आगे अ है, वह विसर्ग के पहले अ है, वह धन अ, देवो अगच्छत, यहां दिख रहा है। ठीक है, विसर्ग होने से विसर्ग को उ हुआ, उ और अ दोनों के स्थान पर गुण हो गया, ओ देवो अगच्छत। इसके पश्चात स्वर संधि के अंतर्गत पूर्व रूप हो जाता है, अतः देवो अगच्छत हो जाता है। मानवः धन अयम, मानवो अयम, मानवोयम। रामः धन अवदत्, रामो अवदत्, रामो अवदत्। अतः धन अहम, अतो अहम, अतोहम। दूसरा ख नियम कहता है विसर्ग को नित्य उ, यदि ह्रस्व अ से परे विसर्ग हो और उसके परे हर्ष प्रत्याहार में आने वाला शब्द, क्या क्या आते हैं वर्ण, ह य व र ल य म ङ,
ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ये सभी शब्द आते हो, वर्ण आते हो, तो विसर्ग को र और र को उ, फिर उ को ओ हो जाता है, पूर्व रूप नहीं बनता। यहाँ कहा है पूर्व रूप नहीं बनता। स्मरामः धन वयम स्मरामो वयम, मनः धन रमा मनोरमा, मनः धन रथः मनोरथः, पयः धन दः पयोदः, यशः धन दा यशोदा। इस प्रकार से ये नियम थे। अग्रिम नियम है चौथा। चौथा कहता है विसर्ग को लोप, लोप मतलब होता है छिपना। विसर्ग से पूर्व यदि आ हो और आगे कोई स्वर या वर्गीय क ख ग घ ng वाला 5 है, इन 5 वर्णों का एक वर्ग होता है, तो वर्गीय तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर य र ल व और ह हों तो क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, विसर्ग को हटा दिया जाता है। जनाह धन अवदन, जना अवदन, नराह धन हसंती, नरा हसंती, अश्वाह धन धावंती, अश्वा धावंती। ये बहुत सरल नियम है। पांचवा नियम है विसर्ग को र, अ के विसर्ग के अतिरिक्त अन्य स्वरों के विसर्ग के बाद कोई हस वर्ण, जो ऊपर यहां दिया है हस वर्ण इससे पहले वाले नियम में, या फिर स्वर हो तो विसर्ग को र हो जाता है। जैसे मुनि अवदत, मुनिरवदत, र हुआ है, विसर्ग को र हुआ है, अ से मिला मुनिरवदत। अग्नि धन अत्र, अग्निरत्र, वहनि धन ज्वलति, वहनिर्ज्वलति, अरिहि धन नयति, अरिर नयति। इस प्रकार से पांचवा नियम। अब आते हैं छठवें नियम की ओर। छठवां नियम क्या कहता है, विसर्ग को स श स, विसर्ग के बाद च छ ट ठ और त थ होने पर उनका क्रमशः स श और स हो जाता है। जैसे उदाहरण दिया है, हरिहि धन चंचलः हरिश्चंचलः, नीताः धन टीका नीताष्टीका, कृष्णः धन टीकते कृष्णस्टीकते, मानवः धन तरति मानवस्तरति। अब दूसरा सातवां नियम है विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर को दीर्घ करना। विसर्ग का लोप भी होता है और विसर्ग से पहले आए हुए स्वर को दीर्घ हो जाता है। यदि विसर्ग अथवा र के बाद र हो तो विसर्ग अथवा र का लोप हो जाता है और पूर्व स्वर को दीर्घ हो जाता है। यहां उदाहरण दिया है, पुनः धन रमते, यहां विसर्ग को र हो गया, अब र के पहले आया हुआ न में अ उसको दीर्घ हो जाता है, तो यहां बनता है पुनारमते। हरि धन रम्यः, हरिरम्यः, हरिरम्यः, यहां दीर्घ हो गया। अब आते हैं, पूर्ण रूप से हमने विसर्ग संधि का भी अध्ययन किया। संधि के नियमों के बारे में हमने पूर्ण रूप से अध्ययन करने के बाद में ये जाना कि इसमें ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं। पढ़ते हैं, जिन वर्णों में संधि का नियम लागू हो परिवर्तन उन्हीं वर्णों में होता है। जिसमें संधि का नियम लागू है वही परिवर्तन होता है। अन्य वर्ण अपरिवर्तित रूप में यथावत रहते हैं, बाकी वर्ण जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। शुद्ध व्यंजनों का स्वरों के साथ मिलना किसी परिवर्तन के मिलना संयोग कहलाता है। तीसरा कहता है, संधि करने के बाद दोनों पद मिलकर एक पद बन जाते हैं। चौथा है, संधि करते समय जब भी स्वर को व्यंजन से अलग करें तो व्यंजन के साथ हल का चिन्ह हलंत लगा लें तथा स्वर जोड़ने पर हल चिन्ह हटा लें। ये नियम तो आप सबको पूर्ण रूप से पता है।
स्मरणीय बिंदवः, स्मरण करने योग्य बिंदु। यहाँ तीनों संधियों के बारे में कहा। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा है। जब परिवर्तन स्वरों के कारण हो तो स्वर संधि, व्यंजनों तथा विसर्गों के कारण हो तो क्रमशः व्यंजन तथा विसर्ग संधि कहलाती है। सजातीय स्वर पास आने पर दोनों के साथ पर उसी जाति का एक दीर्घ स्वर हो जाता है। जहाँ संधि का नियम विकल्प से लागू हो वहाँ संधि किए बिना तथा संधि युक्त दोनों पद मान्य होते हैं। पर सवर्ण संधि में अनुस्वार पदांत नहीं होना चाहिए तथा इसमें आगे आने वाले व्यंजन का ही वाक्य के अंतिम पद के अंत में अनुस्वार लगाना अशुद्ध है। सातवां कहता है छत्व संधि में स को छ विकल्प से होता है। आठवां कहता है तृतीय अक्षर नियम में पूर्व पद के अंतिमाक्षर को ही उस वर्ग का तृतीय वर्ण होता है। मित्रवत आना आगम कहलाता है। शत्रुवत किसी को हटा कर आना आदेश कहलाता है। विसर्ग को न दिखना ही उसका लोप माना जाएगा। विसर्गों का र स श और उ में परिवर्तन होता है। पदों में संधि करना या न करना वक्ता लेखक की इच्छा पर निर्भर करता है। आप वक्ता हैं, आप लेखक हैं, आपकी इच्छा है तो आप संधि करें, नहीं तो नहीं करेंगे, तब भी वह वाक्य शुद्ध होगा। इस प्रकार से संधि के संपूर्ण नियमों को हमने पढ़ा। इनके अभ्यासों को हम स्वयं से घर में करके देखेंगे। धन्यवाद।